नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा, पढ़ेंगे बच्चे बढ़ेगा प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का आगाज किया। बच्चों के नामांकन, डिजिटल शिक्षा, ऑपरेशन कायाकल्प और शिक्षा सुधारों को लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ सरकारी मंचों से किए गए ऐलान हैं या जमीनी हकीकत भी बदल रही है। सीएम योगी कहते हैं कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे, हर स्कूल में यूनिफॉर्म, किताबें, मिड डे मील और स्मार्ट क्लास की सुविधा हो। लेकिन क्या आज भी यूपी के दूर दराज गांव में बच्चे स्कूल से बाहर नहीं है? क्या शिक्षक छात्र अनुपात, संसाधनों की कमी और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं? ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों के कायाकल्प के दावे तो बड़े हैं, लेकिन क्या हर जिले में एक जैसी तस्वीर दिखती है? क्या डिजिटल शिक्षा वाकई ग्रामीण बच्चों तक पहुंच पा रही है या फिर यह शहरों तक सीमित है? और सबसे अहम सवाल, क्या स्कूल चलो अभियान 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एक सामाजिक सुधार अभियान है या फिर राजनीतिक ग्राउंड तैयार करने की रणनीति? विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है। क्या कुछ है आज आपका मुद्दा में, इसी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। मैं सहारनपुर वालों से भी, पूरे जनपद वासियों से भी, हर जनप्रतिनिधि से, हर ग्राम प्रधान से, हर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य से, हर जिला पंचायत सदस्य से, हर पार्षद से, हर शिक्षक से, हर एमएलए एमपी से, हर एक नागरिक से और समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, सबसे मेरी अपील होगी, स्कूल चलो अभियान को एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाएं। हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का दायित्व है कि जिन बच्चे का एडमिशन हो उसको समय पे यूनिफॉर्म का पैसा मिले, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स मिले, आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। हर बच्चे को बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, यूनिफॉर्म ये सब मिलने प्रारंभ हुए। परिणाम था नामांकन बढ़ा और आज पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट, इन सभी सुविधाओं के कारण जो पहले 19-20% था, घट करके आज 3 से 4% तक रह गया है। लेकिन मेरा मानना है एक स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। उनका परिचय आपसे कराते हैं और सीधा चलेंगे चर्चा की तरफ। हमारे साथ आलोक सिंह विशेन जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। डॉक्टर सुरिता करीम हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। नगीना साहनी, नेता समाजवादी पार्टी। और अजय कुमार, एकेडमिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे है कि आखिर दूसरा चरण शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इस दूसरे चरण से प्रदेश को हासिल क्या होगा, बच्चों को हासिल क्या होगा? जैसे हमको जब हम लोग सरकार संभाले तो शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही खराब, तुम्हारे बंद पड़े अभाव। मंत्री जी ने जो प्रथम उठाया, हर विद्यालय को खोलने का कर दिया। जो विद्यालय बंद थे, एकल शिक्षक के बदौलत, शिक्षा नीति के कारण थे, उसके उन्होंने हर विद्यालय में कोई भी प्रेरणा का विद्यालय नहीं बचा है जो बंद था। और जब विद्यालय खुल गया तो हम लोग का फिर दूसरा आया कि बच्चों का नामांकन, तो बड़ी एक विकट परिस्थिति। बच्चे स्कूल जाते नहीं थे, स्कूल जाने के लिए इसलिए जाते थे कि वहां पे हर चीज का भाव, बच्चे जमीन पे बैठा करते थे। उन्होंने सर्वप्रथम फर्नीचर की व्यवस्था, और फर्नीचर
भी उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया। सभी विधायकों को कहा कि आप अपने विधायक निधि से फर्नीचर उपलब्ध कराइए, और उसके बाद जो उन्होंने वहां पे जो मूलभूत आवश्यकता पेयजल शौचालय की, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। और आज 98% विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और शिक्षक की व्यवस्था हो। ठीक है, और उसका ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास विशेन साहब। सुरीता जी, क्या बदलेगा इस दूसरे चरण के स्कूल चलो अभियान का? दूसरा चरण तो शुरू हो गया है, क्या बदलेगा इससे और पहले से कितना बदला? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि एक योजना लाई गई थी स्कूलों को बंद करने की। जो सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना यही योगी सरकार ही लाई थी। तमाम दबाव की वजह से शायद उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। और जो हमारे मित्र यहाँ पे बोल रहे हैं कि फर्नीचर दिलाया गया है विधायक निधि से, तो फर्नीचर मिलने से ही बच्चे की अच्छी शिक्षा हो जाएगी, ये ऐसा शायद सही नहीं, बात नहीं है। क्योंकि हम लोग भी अपने बचपन में टाट पट्टी के बिछा के स्कूलों में पढ़े हैं, और गुणवत्ता शिक्षा की नापी जाती है शिक्षक की गुणवत्ता से। और आज जहाँ पे इतना ज्यादा शिक्षा प्रणाली में दोष पाया जा रहा है, तमाम पेपर लीक के माध्यम से इतना ज्यादा माफिया का शिकंजा कसता जा रहा है हायर एजुकेशन पे, वहां स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है कि सही तरीके से शिक्षकों का चयन हो और पूरी भर्ती हो। जो गांव में शिक्षिकाएं हैं उनके ऊपर तमाम बोझ लाद दिए गए हैं, उन्हीं शिक्षिकाओं से स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है। अभी यहाँ पे जनसंख्या की का काम चल रहा है, वो काम भी शिक्षिकाओं को दिया गया है। मिड डे मील भी, मतलब एक शिक्षिका एक तनख्वाह पे 5 किस्म का काम करती है, तो वो कितना बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे पाती होगी, यही सोचने का विषय है। तो ये जो सरकार है इसको इस पे ध्यान आकृष्ट करना इसका जरूरी है। तमाम फंड्स है, इतना इतना पैसा इस सरकारों के पास है, और एक ही गांव की शिक्षिका को या शिक्षक के ऊपर 4-5 किस्म के काम लाद देना, उससे जो है शिक्षा कितनी प्रभावित हो रही है, इस पे कोई सर्वे होना चाहिए। और इसके बाद ही इनका परिणाम समझ में आएगा कि ये सब इतने सारे स्कूल खोलने से कुछ फायदा है या सिर्फ जो टेंडर जिनको मिल रहा है फर्नीचर देने का उन्हीं को फायदा हो रहा है। ठीक है, नगीना जी, नगीना साहनी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन क्या लग रहा है कि शिक्षा में उतना सुधार है जितने की जरूरत है, या 2017 से ज्यादा सुधार है जिस बात का दावा मुख्यमंत्री ने किया? देखिए, जब आपने खुद ही कह दिया कि मुख्यमंत्री जी ने सहारनपुर में बड़ी बड़ी बात किया, तो ये सच्चाई है कि आज अगर प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति अगर बेहतर होती, लोगों का उधर अट्रैक्शन बढ़ता, बच्चे उधर पढ़ाई के लिए अगर आगे जाना चाहते, तो फिर ये नौबत क्यों आता कि तमाम विद्यालय को बंद करने की स्थिति बन रही है। आज गोरखपुर जनपद जो मुख्यमंत्री जी का खुद का अपना जिला है, गृह जनपद है, लगभग 100 से अधिक विद्यालय, ऑन रिकॉर्ड 100 के आसपास विद्यालय गोरखपुर जनपद में ही बंद कर दिए गए। अगर विद्यालयों की स्थिति बेहतर होती, बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो पाता, तो यही स्थिति ऐसी क्यों आ पाती कि विद्यालय बंद करना पड़ता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार कारपोरेट घरानों की सरकार है, और ये सरकार केवल प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा दे रही है। अगर सरकारी विद्यालयों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मौके पर व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली देख लीजिए, तो दिन प्रतिदिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। अगर विद्यालय की गुणवत्ता अगर बेहतर बनाई जाती, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती, अच्छी व्यवस्था बनाई जाती, आज सरकारी विद्यालयों में क्या है, सरकारी विद्यालय में आप जाएंगे तो आपको गांव या वार्ड या मोहल्ले के जो सबसे गरीब परिवार के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत सुविधा नहीं है बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, वही लोग अपने बच्चे को मजबूरी में भेजना, क्योंकि वो प्राइवेट विद्यालयों में भेजने की स्थिति में नहीं है। तो जितनी बातें उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा में सुधार के लिए कर रही है, ऐसा कुछ सतह पर नहीं है, ये मौके पर भी देखा जा सकता है। अगर विद्यालय की बेहतर व्यवस्था होती तो
बड़े पैमाने पर बच्चे वहां जाते हैं। आज बताइए शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, कौन परिवार ऐसा है जो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे को भेजना चाहेगा? अगर सरकारी बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो पाती तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है सतह पे ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल संबोधनों तक ही सीमित गया है। ठीक है अजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि स्कूल चलो अभियान का प्रथम चरण कैसा रहा, दूसरा चरण शुरू हुआ तो उसका उद्देश्य कैसा नजर आता है, कितना सुधार होगा, जमीन पर कितना उतरेगा? नहीं सर, ये तो देखिए, अगर मैं जैसा मैम ने बोला कि काफी प्रॉब्लम तो हैं अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको हद से ज्यादा वर्कलोड दे रखा गया है। जैसे जनगणना के लिए और बाकी बहुत सारे वर्कलोड शिक्षा के अलावा भी उनको दिए गए हैं। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक शिक्षक अगर विद्यालय में ही अपने बच्चों को अगर अच्छे से शिक्षित कर रहा है तो उसके पास फिर बाकी किसी काम के लिए समय नहीं बचेगा। लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि 2017 के पहले जो स्थिति थी उससे तो मच बेटर है, लेकिन अभी बहुत सारे सुधार की जरूरत है, बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। टीचर का जो चयन है वो प्रक्रिया को सुधारने की जरूरत है। हम कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज दे दें, जब तक टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे तब तक हम उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि ये शिक्षक बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ टीचर्स की भी जो रियल प्रॉब्लम है, जैसा मैम ने बोला, वो भी वास्तविकता है कि टीचर्स के ऊपर ओवर वर्कलोड है, कि बाहर की चीजें ना दी जाए, बाकी वर्क उनसे ना लिया जाए, उनको केवल बच्चों को शिक्षित करने के लिए ही कहा जाए। तो आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो सकता है, और उनकी प्रॉब्लम्स को भी हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनकी प्रॉब्लम्स को भी। बिल्कुल। आलोक जी, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सरकार को मर्जर की स्कीम लानी पड़ी? स्कूल मर्जर की स्कीम क्यों लाई गई अगर सब कुछ फर्स्ट क्लास था, सब कुछ टनाटन था? तो नहीं हो रहा है। और आज हमारा जो ड्रॉप आउट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बच्चों के ड्रॉप आउट की परसेंटेज, तो पूर्ववर्ती में 18 से 20%। आलोक जी, मेरा सवाल अलग है, मर्जर के आंकड़े पर भी आऊंगा, चिंता मत कीजिए। अभी तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर मर्जर की स्कीम क्यों लाई गई? अगर ड्रॉप आउट खत्म हो चुका था, अगर ड्रॉप आउट आपने रोक दिया था, तो फिर स्कूल मर्जर क्यों किया आपने? मर्जर उन विद्यालयों को सोचा गया था जो सुदूर में थे, जहां तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे थे, कुछ बाढ़ क्षेत्र में थे, कुछ ऐसे जगह विद्यालय खुले थे। आपने क्या जंगलों में स्कूल खोल दिए थे? गांव छोड़कर, गांव शहर छोड़कर जंगलों में स्कूल खोल दिए थे? जंगलों में बात कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत ऐसे विद्यालय थे जो नदी के किनारे थे, बरसात के समय वहां पानी भर जाता था। इस नाते विद्यालय को, एक तो हमारे सानी जी के घर के बगल में एक विद्यालय था, वहां पे 6 महीने पानी राप्ती तट के नीचे रहता था। तो अब बच्चे 6 महीने तक अगर विद्यालय नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उसको रोकने के लिए बच्चों को अगर विद्यालयों को ट्रांसफर किया, तो उन विद्यालयों को मर्जर किया गया जहां पे जाने के रास्ते नहीं थे, कुछ भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी जहां बच्चे जाने से कटते थे, इस नाते कुछ विद्यालयों को चेंज किया। लेकिन उसमें तो सरकार ने यह भी क्लोज दिया था कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे रहे उनका मर्जर किया गया। तो बाढ़ वाली स्थिति थी तो बाढ़ वाली बताते, फिर बच्चों की कम संख्या का क्यों आंकड़ा दिया? कोई भी योजना का लाभ तभी मिलेगा, कोई भी योजना का लाभ बच्चों को तभी मिलेगा जब उस पर एक दिमाग लगा के काम होगा। अगर कहीं बच्चे पहुंच नहीं पा रहे स्कूल में, तो उस स्कूल को बंद करने की बजाय वहां पे अगर कोई सुविधा, वैसी व्यवस्था बना दी जाए कि बच्चा स्कूल जा सके बारिश में भी, तो वो ज्यादा बेहतर हो, बजाय इसके कि उसको बंद किया जाए। मतलब उन्हीं विद्यालय को मर्जर की स्कीम लाएगा जो उसी गांव के अगल बगल के, तो बहुत दूर नहीं ले गया गया। ये 2 से 3 किलोमीटर के बीच में अगर कोई विद्यालय था वहीं ले गए। ऐसा नहीं कि किसी विद्यालय को 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर ले गए। हम उन नजदीक विद्यालयों से जोड़ना चाहते थे जहां पे सुविधाएं पहले से हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, बहुत दूर जाए। आलोक जी, मान लीजिए कि एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है। ए स्कूल में 250 बच्चे हैं और बी स्कूल में भी 250 हैं, फुल क्षमता के हिसाब से हैं दोनों जगह बच्चे। आप मर्जर करेंगे? नहीं, उनको नहीं करेंगे। हाँ, तो आपने मर्जर क्यों किया?
नहीं नहीं, ऐसे कोई, हमने 50 विद्यालयों का जो टारगेट था कि 50 से कम छात्र जहाँ रहे उनको मर्जर की स्कीम में लाए। तो वो इसीलिए किया ना दो क्योंकि आप विद्यालय उनमें से छात्रों की संख्या नहीं बढ़ा पाए। छात्रों की संख्या अगर स्कूल बढ़ा लेते तो फिर शायद नहीं पड़ती जरूरत मर्जर की। नहीं, उस जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम थी वहां कुछ कोई दिक्कत रही होगी, किस तरह से छात्र वहां नहीं जाए थे। एक बगल के विद्यालय में 200 बच्चे जा रहे हैं, बगल के विद्यालय 50 हैं, उन दो को मिला के 250 की संख्या करके वहां पर पूरी 250 तो कहीं पर भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा कितने स्कूलों में आप 200 बच्चे दिखाएंगे। आज की डेट में हमारे विद्यालयों में 200 से ऊपर बच्चे कई ऐसे, और क्षमता कितनी है ये भी तो बताइए ना साथ में, क्षमता कितनी है। क्षमता के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की हर साल कोशिश कर रहे हैं, कक्षाएं बढ़ा रहे हैं, शिक्षक भी बढ़ा रहे हैं। दोनों बढ़ा के शिक्षकों को विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। आप विद्यालय जाइए तो सबसे बड़ा प्रभाव पिछली सरकार। एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको मैं, आलोक जी, एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं। आप ही की सरकार ने आंकड़ा दिया, जयंत चौधरी ने लोकसभा में खड़े होकर यह आंकड़ा दिया था और उन्होंने कहा था कि पूरे देश में 11,70,404 बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हुए। और आंकड़ा यह बड़ा नहीं है, इससे भी भयावह आंकड़ा यह है कि 7.5 लाख ड्रॉप आउट बच्चे अकेले उत्तर प्रदेश में थे। पूरे देश 60 लाख बच्चों का नामांकन भी कराया अपनी सरकार में। 60 लाख और ड्रॉप आउट का जो परसेंटेज था जो 18 से 20% था, आज की डेट में 2 से 3% पे आ गया। तो फिर जयंत चौधरी के आंकड़ा गलत दे रहे थे? नहीं, हम किसी के आंकड़े की बात क्या दे रहे थे, मैं सरकार की बात बता रहा हूँ। तो जयंत चौधरी आपकी सरकार में है, हो सके उनको आंकड़े के सही से कंफ्यूजन हुआ हो, हम इसके मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, मगर मैं सरकार का बेसिक शिक्षा मंत्री को सही आंकड़ा नहीं पता था, ये आप कह रहे हैं? जयंत चौधरी जी बेसिक शिक्षा मंत्री नहीं, आज जयंत चौधरी जी हमारे सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री। मैं भी तो वही कह रहा हूं ना कि आप जो कह रहे हैं मतलब शिक्षा मंत्री के पास बेहतर आंकड़ा नहीं है। नहीं, जयंत चौधरी जी कहां शिक्षा मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में? मैं उत्तर प्रदेश नहीं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं सर। मैं तभी तो लोकसभा कहा, मैंने विधानसभा थोड़ी कहा। मैं तो कहा कि लोकसभा में उन्होंने आंकड़ा दिया और उन्होंने ही लोकसभा में बताया कि इस ड्रॉप आउट में से उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हैं। ये 3 से 4% जो हमारे ड्रॉप आउट है वो संख्या उन्होंने बताई होगी। उसकी अब ये तो देखिए फिर आप ही को बात करनी पड़ेगी ना कि केंद्र की सरकार अलग आंकड़ा दे और राज्य की सरकार अलग आंकड़ा दे, तो ये तो आप ही को बात करनी पड़ेगी, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जो आंकड़ा मैंने वो आपके सामने रखा है। हाँ, और हमारी सरकार का आंकड़ा है 2 से 4% के बीच ही बच्चे। तो मतलब जो केंद्र सरकार आंकड़ा दे रही है उसको आप नहीं मानेंगे? हम तो अपनी प्रदेश की बातें जो हम लोग को जानकारी, जहां तक मुझको मैं व्यक्तिगत जानकारी बता रहा हूँ, 2 से 4%। व्यक्तिगत जानकारी नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि लोकसभा में रिकॉर्ड है, ये लोकसभा में उन्होंने ये आंकड़ा दिया। जानकारी हमको नहीं, लोकसभा में क्या। एक बार आप ना जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, बाकी मेहमानों से मैं तब तक बात कर लेता हूं। आप एक बार प्लीज आप उनसे एक बार जो है अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए कि जयंत चौधरी साहब ने क्या कुछ कहा था, क्या आंकड़े लोकसभा में दिए थे। नगीना साहनी जी, वो तो कह रहे हैं कि हमारा आंकड़ा अलग है, तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आंकड़े अलग हैं? देखिए सिंह साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ या भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना रही है तो दिन प्रतिदिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्यों घट रही है? और आज हर जगह गांव गलियों में प्राइवेट स्कूल क्यों बढ़ रहे हैं? ये क्या साबित करते हैं? आज आखिर जिस प्रकार से, जिस तेजी से उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से सरकार को सरकारी स्कूलों को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये लोग जो सरकार है, सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करा रही है। इससे क्या संदेश जाता है? इससे तो साफ जाहिर है कि लोगों को वहां से अच्छा सुविधा नहीं मिल पा रहा, शिक्षा से हासिल नहीं हो पा रहा है। आखिर विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं? प्राइवेट विद्यालय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नगीना जी, एक आंकड़ा मुख्यमंत्री ने भी दिया, उन्होंने कहा कि 2017 से पहले महज 36% स्कूल ही थे जो ठीक से चल रहे थे, बाकी सबकी हालत बद से बदतर थी।
लेकिन आप बताइए, अगर बद से बदतर थी तो उस समय स्कूलों को बंद करने की नौबत तो नहीं आई। उस समय तो छात्रों को पढ़ाया जा रहा था। आज आप खुद पढ़ाया बताइए, तो खैर आप तब भी नहीं सत्ता जा की रहा था बात साहनी करिए साहब, तो अब आप नहीं, विपक्ष में हैं तो आप कह लीजिए, लेकिन पढ़ाया तो तब भी नहीं जा नहीं, रहा था। हालात तो तब देखिए, भी ऐसे ही थे। पढ़ाने का इशू मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर स्कूल बंद करने की नौबत तो नहीं आई। आज बताइए, दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, विद्यालय को बंद करने की नौबत तो नहीं आई। लेकिन तब के आखिर ड्रॉप आउट सरकारी का स्कूल आंकड़ा में भी कौन बड़ा लोग है। जाते हैं? तब के ड्रॉप आउट का लेकिन आंकड़ा आप भी बड़ा है बताइए, मेरे पास, तो 2017 से पहले वाला आंकड़ा भी है। ड्रॉप आउट का लेकिन आंकड़ा आप तब ये भी बड़ा बताइए, था। सरकारी विद्यालयों में कौन से बच्चे पढ़ने जाते हैं? पीडीए समाज के, दलित, पिछड़े या जिनके पास आर्थिक अब ये मत मजबूती कहिए नहीं ना है, पीडीए के वही लोग अखिलेश सरकारी यादव के स्कूलों बच्चे में पढ़ते हैं क्या? पीडीए में तो अखिलेश यादव भी आते नहीं, होंगे। सरकारी आप बताइए ना नगीना जी, सरकारी स्कूलों नगीना जी में। पहले बताइए ना, जी, अखिलेश यादव के बच्चे पढ़े हैं प्राइमरी स्कूल में? नहीं तो हम कहते हैं आप प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए, और भी आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे पूछ लीजिए, क्या उन लोगों के नहीं बच्चे नहीं, पढ़ उनसे रहे तो हैं मैं क्या इस पूछ ही समय? लूंगा। देखिए अभी पूछा ना आलोक जी से सवाल, एकदम डायरेक्ट सवाल था आलोक जी जी। से, वैसे ही आपसे ही पूछ रहा हूं। अभी आप ही ने कहा कि पीडीए के बच्चे पढ़ते नहीं, हैं, तो पीडीए में अखिलेश यादव आते हैं या नहीं आते हैं, बताइए मुझे आप पहले। मैं तो ये मांग करता हूँ, पीडीए का मांग मतलब छोड़िए ना, देखिए, पहले सवाल का अधिकतम से जवाब लिया दीजिए। जाता है, आप बताइए अधिकतम। पीडीए में अखिलेश यादव आते हैं या नहीं आते हैं? मैं आपके ही सवाल पे आ रहा हूँ। पीडीए का मतलब अधिकतम से लिया जाता है। पीडीए समाज के अधिकतम लोग प्राइवेट ये सरकारी स्कूलों में जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार के पास व्यवस्था है, अगर स्कूलों में अच्छी व्यवस्था है तो कोर्ट का डायरेक्शन भी मैंने कई बार देखा था कि उसमें जो सरकारी अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा जाए, अपने आप स्कूल सुधर जाएगी। ये व्यवस्था तो 2017 से गवर्नमेंट पहले को भेजा करनी जा रहा चाहिए था ना, क्या? गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? 2017 से हम पहले कहते भेजा नहीं जा भेजा रहा था, गया। क्योंकि आप कह रहे हैं, देखिए ना, सुनिए ना नगीना जी, मैं तो बड़ी स्पष्ट बात जी, करता हूं। जी, मैं इसीलिए पूछ जी। रहा हूं, अब हालात खराब हैं स्कूलों के, और यह बात मैंने डायरेक्ट सवाल किया आलोक जी से। 2017 से पहले हालात अच्छे थे स्कूलों के अकॉर्डिंग टू यू? हम कहते हैं स्कूल बंद करने की नौबत तो नहीं थी। तो अच्छे थे ना? विद्यालय हाँ या ना? बंद तो नहीं अच्छे किए थे जा या रहे नहीं? थे ना? हाँ या ना? बिल्कुल अच्छे थे। अगर अच्छे अच्छे नहीं थे होते तो क्या? विद्यालय बताइए बंद ना, करने की बताइए ना, नौबत नहीं अखिलेश होती। यादव के जी, बच्चे तब पढ़ते जी। थे क्या वहां? नहीं, हम कहते हैं रामगोपाल यादव के पढ़ते थे क्या? शिवपाल यादव के बच्चे पढ़े हैं क्या प्राइमरी स्कूल में? आप बात जाइए ना, हम तो कह रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये लोग व्यवस्था बनाने, विधायक, नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए अभी उनसे क्या पूछना वो तो मैं अभी सवाल करूंगा। ऐसा थोड़ी ना आलोक जी को छोड़ दिया मैंने। आलोक जी से तो अभी बहुत आंकड़ा मेरे पास उनसे पूछने के लिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं 2017 से पहले अगर स्कूल बेहतर थे तो क्या तब बड़े नेताओं के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे प्राइमरी में या नहीं पढ़ रहे थे, या वो विलायत भेज रहे थे? ये तो देखिए ये तो व्यक्तिगत मामले होते हैं, कौन कहां पढ़ाना चाहता है, कौन कहां नहीं पढ़ाना चाहता है, ये उनका नहीं खुद का व्यक्तिगत निर्णय कैसे हो होता गया? है। अभी आप ही ने कहा ना नगीना जी, अभी आप ही ने कहा कि अगर स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी तो महंगी शिक्षा की तरफ क्यों जाएंगे, प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे। तो अगर स्कूलों की स्थिति बेहतर थी 2017 से पहले तो क्यों फिर पर्सनल बात कैसे आ गई, पर्सनल चॉइस कैसे आ गई? 2017 के बाद का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि प्राइवेट स्कूल देश और प्रदेश में कितने बढ़े हैं। अगर मैं तो 2017 से पहले का बता दूं, आप 2017 के बाद का पूछ रहे हैं। 2017 में कौन सा स्टॉप लगा हुआ था? 2017 से पहले के भी आंकड़े दे दूंगा जी। अरे अपने 2017 के मुख्यमंत्री बाद जी से आखिर पूछ इतने लीजिए क्यों प्राइवेट ना, विद्यालय? उन्होंने कितने प्राइवेट स्कूल खोले हैं और प्राइवेट कॉलेज खोले हैं। प्राइवेट शिक्षा में तो मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। उनके पास खुद ही बहुत सारे मुख्यमंत्री विद्यालय जी हैं। जो है 27 कॉलेज तो हम जानते हैं जो गोरखपुर में उनके चलते हैं। और उसके अलावा और कितने मेडिकल दर्जनों कॉलेज, कॉलेज, डिग्री कॉलेज पता नहीं कहाँ कहाँ चलाते हैं। आलोक जी आ रहा हूं आप ही के पास। अजय जी इस बात में कोई गुरेज नहीं। देश की आजादी से लेकर आज तक कितनी भी बहस आप शिक्षा पर कर लीजिए, हालात एक जैसे निकलेंगे। लेकिन हर कोई अपनी सरकारों में यह दावा ठोकने से पीछे नहीं हट रहा है कि हम बेहतर थे, आप खराब कर रहे हैं। जबकि हालात स्टार्टिंग में कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे ही रहे, सपा में भी ऐसे ही रहे, बसपा में भी ऐसे रहे, पहले बीजेपी की सरकार में भी ऐसे ही रहे, और आज भी कुछ नहीं बदला है। समय बदला तो थोड़े बहुत चेंजेस नजर आए, हर बार नजर आए, वही अभी भी दिख रहे हैं। एक्चुअली अगर इतने क्वालिफाइड लोग हर पॉलिटिशियन के टीम में होते हैं
अगर वास्तव में बदलाव लाना चाहें तो ये ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोग जो है, हम अगर इस चीजों को एनालाइज कर सकते हैं कि चीजें कहाँ कहाँ कमियां हो रही हैं और कहाँ कहाँ चीजें, अगर हम मैनेजमेंट को अगर बेहतर करें या उनका एक फॉलो अप करें तो वहां चीजें बेहतर हो सकती है। अगर इस चीजों को समझ सकते हैं तो क्या जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो सपा की गवर्नमेंट रही हो या मायावती जी की गवर्नमेंट रही हो या आज भाजपा की गवर्नमेंट है, नो डाउट कि 2017 से पहले जो व्यवस्था थी आज उससे बेहतर हुई है, लेकिन वो काफी नहीं है। वो काफी नहीं है। क्यों? उतना करने से आप ये कहिए कि जो गरीब घर का बच्चा है वो एक अच्छा एजुकेशन ले लेगा, ये नहीं कहा जा सकता। उसको बेहतर किया जा सकता है और बेहतर करने के लिए इनके पास सारे तंत्र हैं, लेकिन लोग नहीं करना चाहते। क्यों? आज आप केरला में देखिए, केरला में प्राइवेट स्कूल सक्सेस है ही नहीं। बिल्कुल। केरला में जो आप किसी भी अच्छे लिटरेट आदमी को पकड़िए, वो किसी स्कूल से पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहां पे टीचर्स अपने बच्चों के पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर हैं। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ना सिस्टम अच्छा है, ना टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर हैं, ना उनका कोई फॉलो अप है। अब देखिए ना, अगर एक और वहां पे मजे की रिजल्ट बात तो खराब ये है होता ना है- अजय जी, एक और मजे की बात ये है इस देश में कि आप कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक तो स्कूल में ढूंढा जाएगा कि प्राइवेट स्कूल मिले, शानदार मिले, लेकिन जैसे ही 12वीं से बाहर निकलेगा तो ढूंढा जाएगा कि सरकारी स्कूल मिल जाए, बच्चे को तो मजा आ जाए। करेक्ट, एकदम तो सही इसका बात है। मतलब यही है कि सरकार ने 1 से 12वीं क्लास तक की स्कूलों में अच्छी सुविधाएं नहीं की। अगर कर दे नहीं तो की क्यों है। प्राइवेट की अभी तरफ वो जाएंगे? चीजें, अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है और ये कर सकते हैं केवल थोड़ी बहुत स्कीम्स को ला करके। अब कोई ये कहे कि नहीं है पिछले गवर्नमेंट में अच्छा था, इस गवर्नमेंट में अच्छा नहीं है, या पहले गवर्नमेंट में अच्छा नहीं था, इसमें अच्छा है। थोड़े बहुत सुधार हुए हैं, जैसा आपने कहा, बिल्कुल। थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन जो जरूरत बदलाव जो एक्चुअल में चाहिए वो अभी तक नहीं हुए हैं, जो कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। टीचर के रिक्रूटमेंट से लेकर के उसके ग्राउंड लेवल के बच्चों की प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनको समझने की जरूरत है और उसको बदलने की जरूरत है, बिना किसी पॉलिटिक्स के। आप बताइए ना, देखिए मैं अभी नगीना जी से ही सवाल पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद आलोक जी आपके पास आऊंगा मैं। नगीना जी देखिए, एक बात बताइए ना आप कि अगर सरकारी स्कूल इतने ही बेहतर होते तो फिर अखिलेश यादव भी अपने बच्चों को पढ़ाते सरकारी स्कूलों में, लेकिन जैसे ही 12वीं पास की तो उसके बाद वो लौटा लाए विदेश से और डीयू में पढ़ते हैं उनके बच्चे। अब डीयू तो प्राइवेट नहीं है, और कितना प्राइवेट है आप बता दीजिए। तो जहां बेहतर है वहां आप भी वहीं पर भेज रहे हैं, लेकिन अगर प्राइमरी स्कूलों में मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर मंत्री के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे पढ़े तो 24 घंटे में सुविधाएं हो जाएंगी सारी। बिल्कुल। मैंने तो अभी आपसे यही बात कहा मैंने तो अभी आपसे यही बात कहा है ना कि आज जो सरकार है, सरकार ये जियो पास करे, जियो में उसमें वो कर दे कि लेकिन ये भी तो आप इस बात को भी तो स्वीकार कीजिए ना कि 2017 में जो 5 साल आपकी सरकार रही 2017 तक, उसमें आप नहीं कर पाए इस काम को। देखिए दिन प्रतिदिन जो तकनीकी है वो तेजी से बढ़ रही है। हम करते जो काम तब नहीं हो पाया वो काम आज तो किया जा सकता है ना। हाँ, बस यही सुनना था। ये बहुत शानदार बात आपने कही नगीना जी, बहुत शानदार आपने की। आलोक जी, तमाम बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े भाषण देने से, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने से, भारी शब्दों के इस्तेमाल करने से कुछ हासिल थोड़ी होता है। एक छोटा सा चेंज, सारे मंत्री के, अधिकारियों के बच्चों को भेजिए प्राइमरी स्कूल में। दावा है अगर 24 घंटे में तस्वीर ना बदल जाए तो स्कूलों की, ऑपरेशन कायाकल्प 24 घंटे में कायाकल्प कर देगा। ऐसी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आदित्य, ये बताइए आज की डेट में हमने स्मार्ट क्लासेस ले आए। वर्तमान परिस्थिति में जो सबसे जरूरती बच्चों को नए तरीके से शिक्षा देने, स्मार्ट क्लासेस करा। आज भी आप देखिएगा शुरू में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो प्रदेश के और देश के फलक पे हैं। अच्छा बताइए आलोक जी, स्मार्ट क्लासेस आप कब लेकर आए? तो हमारी सरकार आई, 17 के बाद हम लोग ले आए। 2017 में आ गए थे। हाँ, हम 17 में जब सरकार आए तो उसके बाद हम लोग ने जो मूलभूत सुविधाएं थी उसको करने के बाद हम लोग का दूसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहा था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा दी जाए जो वर्तमान में इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिल रही।
उनके कंपेरिजन हमने स्मार्ट क्लासेस ले आई और कोडिक विद्यालय किया। अच्छा, एक बात और बताइए ना आप, देखिए ना, गरीब के बच्चे बहुत ऐसे हैं जो अपना पेट काट काट कर अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वहां किसी को लालच नहीं है कि वहां जाएंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी, किसी को लालच नहीं है कि वहां जाएंगे तो मिड डे मील मिलेगा। लेकिन आज भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बेहतर मिड डे मील देंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी। क्यों लालच दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम शिक्षा बेहतर नहीं कर पाए। शिक्षा बेहतर कीजिए, मिड डे मील कौन लेने आएगा आपसे? ये तो कोई लालच नहीं है। स्कॉलरशिप तो बच्चों का एक अधिकार है, उनको पढ़ाई में एक सपोर्ट किया जाता है कि उनकी पढ़ाई सही से रुके। आर्थिक स्थिति में कितनी आर्थिक खराब हो जाए, उनकी पढ़ाई न ब्रेक हो, इस नाते हम लोग ये क्या नाम है, स्कॉलरशिप दी जाती है। दूसरी व्यवस्था रही मिड डे योजना। मिड डे योजना से बच्चों को स्कूल में एक संतुलित और पौष्टिक भोजन हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को उस तरह का भोजन मिलता हो, क्योंकि हर व्यक्ति आर्थिक। देखिए ना, मिड डे मील में कैसा भोजन मिलता है तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। नहीं, कितना पौष्टिक होता है, कितना बेहतर होता है, हमने भी देखा है। उसको खाने के बाद कितने बच्चे अस्पताल में एडमिट हुए वो हमने भी देखा है। मिड डे मील के खाने में कितनी बार छिपकली मिली है हमने भी देखी है। तो पौष्टिक आहार मैं तो कह रहा हूं कि पौष्टिक शिक्षा कर दीजिए, आहार लेने कोई नहीं आएगा आपके पास। ये एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अगर मिड डे मील बंद कर दिया जाए तो भी सही है, लेकिन वो शिक्षा को आप पौष्टिक कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आज वो आप 1947 का भारत नहीं है। आज भारत की स्थिति और भारत के लोगों की स्थिति बहुत बदल गई है। आज उनको मिड डे मील की जरूरत नहीं है, उनको एक अच्छे एजुकेशन की जरूरत है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करना बहुत महंगा है। तो अगर आप मिड डे मील बंद भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना गार्जियन अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन आज अगर गवर्नमेंट स्कूल में गार्जियन को भी अफोर्ड करने की जरूरत नहीं है अजय जी। 5 किलो राशन तो दे ही रहे हैं ना ये लोग, सरकार दे रही है राशन। सही बात है, सही बात है। तो फिर स्कूल में लेने कौन जाएगा आपसे? स्कूल में शिक्षा लेने जा रहे हैं, शिक्षा दीजिए आप। बिल्कुल सही है। मिड डे मील जो है भी किसी विद्यालय में जो है अच्छा मिलता हो। सुनीता जी आ रहा हूं आपके पास, सुनीता जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए ना, कंपनी वही एक के साथ एक फ्री देती है जिसके प्रोडक्ट में दम नहीं होता। जिसके प्रोडक्ट में दम होता है वो डंके की चोट पर महंगा प्रोडक्ट बेचती है। इस बात से आलोक जी आप भी सहमत होंगे? प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो 50 चीजें फ्री देंगे आप। शिक्षा को प्रोडक्ट से आप मत जोड़िए, मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन शिक्षा प्रोडक्टिव तो कीजिए ना आप। शिक्षा से प्रोडक्ट को नहीं जोड़ूंगा, प्रोडक्टिव कीजिए शिक्षा को। कुछ आज के देश में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो हमारे जो भी कॉन्वेंट स्कूल से बेटर पोजीशन में है। आज हमारे जो टीचर आ रहे हैं, वे जो वर्तमान जो टीचर आ रहे हैं वो अपने को काफी इंप्रूव किया पहले से। आज वो नई चीजों को सीख रहे हैं और नई चीजों को बच्चों को सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कई ऐसे ऐसे विद्यालय हैं, वहां के बच्चे वो अपने कॉन्वेंट स्कूल से बेटर पोजीशन में। हम नहीं कर सकते कौन से स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं ऐसे? हमारे क्षेत्र में हर कौन सा जनपद है जहां पैसे नहीं है विद्यालय, और उनको और हम लोग नाम बताइए ना कौन कौन से स्कूल हैं ऐसे। रियलिटी चेक कराएंगे हम अपने रिपोर्टर को भेजकर। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दे रहा हूं। आज आजमगढ़ और दोहरी घाट के बीच से एक जगह है और माहुल के एक विद्यालय जिसका मैं वीडियो देख रहा था, और मैं उस विद्यालय से गया भी। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं सब विद्यालय में मैं गया और विद्यालय की स्थिति देखा। कॉन्वेंट से अच्छी पोजीशन में प्राइमरी विद्यालय था। वो आजमगढ़ जनपद से 35 किलोमीटर दूर था और मऊ जनपद से भी दूर था। उसके बावजूद आगरा नदी के किनारे का वो विद्यालय है। वहां की स्थिति में आपको बता दूंगा, विद्यालय में आपको उसकी भी कहानी मैं सुना रहा हूं आपको, जैसे स्कूल की आप कहानी सुना रहे हैं। मेरे जिले में भी स्कूल है ऐसा, मेरे जिले में भी स्कूल है ऐसा जो जिला मुख्यालय से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर होगा। उस स्कूल को भी आदर्श स्कूल का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन वो स्कूल सरकार की वजह से नहीं बेहतर हुआ, वहां के टीचर और वहां के प्रिंसिपल की वजह से बेहतर हुआ। अगर सरकार की वजह से होता तो सारे स्कूल एक जैसे होते। वो वहां का एफर्ट्स उसके स्कूल के प्रिंसिपल का था जो उन्होंने बेहतर करके दिखाया, लेकिन वो एफर्ट्स सब में हो ये जरूरी नहीं है। सुरीता जी आप कुछ कह रही थी, लौटूंगा आलोक जी आपके पास। सुरीता जी
आपकी तरफ से म्यूट है, शायद आवाज नहीं आ रही है सुनीता जी। सुनीता जी आपकी तरफ से म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए उसको। आवाज आ रही है क्या सुनीता जी? पीसीआर टीम एक बार चेक कीजिएगा कहां क्या प्रॉब्लम है टेक्निकल, वो चेक कीजिएगा और ठीक कराइएगा इसको जल्द से जल्द। नगीना जी कैसे बेहतर होगी स्कूली शिक्षा, क्योंकि दावे तो हर सरकार के अपने अपने हैं, आपके भी अपने हैं, इनके भी अपने हैं, लेकिन स्थिति उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है जो होनी चाहिए। देखिए, हमने तो पहले भी आपको बताया कोर्ट का भी डायरेक्शन इस क्रम में रहा है। ये लोग सभी जितने वीआईपी लोग हैं, सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का काम करें। जो गवर्नमेंट है, जो शिक्षा विभाग है या गवर्नमेंट है, ये लोग विद्यालयों की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं कि विद्यालयों की स्थिति कैसे बेहतर होगी। आखिर उससे कम पैसे में प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल रही है। टीचरों का जो वेतन है उससे कम वेतन में प्राइवेट विद्यालय में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां लोग अपने बच्चों को भेजने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों है? ये चूंकि गवर्नमेंट इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है। आप सोचिए, हर व्यक्ति, हर बाप का, हर माँ का एक सपना होता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा शिक्षा दे सकें। जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो भी जमीन जायदाद बेच करके भी पढ़ाने का प्रयास करें। जो माँ बाप, हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की स्थिति है कि जो माँ बाप बहुत मजबूर हैं, जिनके पास बिल्कुल प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, आज वही लोग सरकारी में अपने बच्चों को भेजने का काम कर रहे हैं। ये बातें साबित करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो विभाग है, वो कहीं कहीं उदासीनता दिखा रहा है विद्यालयों के प्रति। अभी भाई सिंह साहब बता रहे थे कि हमारे वहां भी विद्यालय पानी में, बाढ़ में डूब जाता है। तो अगर कहीं विद्यालय बाढ़ से प्रभावित हो जाता है तो उसका विकल्प बनाना चाहिए। उसको आप दूसरे जगह कहीं विद्यालय बनाइए, या जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया, आखिर वहां पे अगर उस विद्यालय में शिक्षा अगर बेहतर दी जाए तो दूर से भी छात्र आकर के उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो कुछ है वो कागजों में दिखाते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में दिखाते हैं, केवल प्रसार करने में ये लोग माहिर होते हैं। आप सड़क पे उतर करके अभी किसी गरीब आम आदमी से भी पूछने का काम करिए तो लोग यही बताएंगे कि 2017 के बाद जो बेसिक शिक्षा की व्यवस्था है, कहीं से कोई सुधार नहीं हो पाया है। दिन प्रतिदिन लोग अपने बच्चों को वहां से हटा करके थोड़ी बहुत भी सक्षम है तो प्राइवेट विद्यालय की ओर ले जा रहे हैं। और ये जो सरकार है, ये सरकार प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा भी दे रही है। आप आंकड़ा देख भी लीजिए कि कितनी तेजी से गांव गलियों में, वार्डों में, मोहल्लों में प्राइवेट विद्यालय बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे विद्यालय हैं, हमें लगता है दर्जनों विद्यालय तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और मैं बात में रिपीट कर चुका हूँ, सारे वीआईपी अपने उसके लिए जीरो पास करा दीजिए कि सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना शुरू करें, अपने आप में सुधार हो जाएगा। जी ठीक है अजय जी, क्योंकि जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं, और क्या सरकार की शिक्षा व्यवस्था की विफलता इसी बात से माप ली जाए कि प्राइवेट स्कूलों का विस्तार तेजी से हुआ, उनके ग्रोथ तेजी से हुई? नहीं सर, एक्चुअली प्राइवेट स्कूल अगर विस्तार कर रहे हैं तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो अगर अच्छा कर रहे हैं, वो अगर एक स्कूल खुल रहा है, दूसरा स्कूल खुल रहा है, वो उनके अपने हार्डवर्क से खुल रहा है, वो अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, वो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात ये है, हम देखिए बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी एक लकीर को हमें छोटा करना हो तो हमें अपनी एनर्जी है उसे मिटाने में नहीं खर्च करनी चाहिए, बशर्ते हमें उसके बगल में इतनी बड़ी लाइन खड़ी कर दें कि वो अपने आप छोटी हो जाए। तो हम बेवजह हम प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करें कि प्राइवेट स्कूल इतना हो गया, उतना हो गया, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी क्वालिटी को बेटर करो ना भाई। प्राइवेट स्कूल बच्चों का ऑप्शन बन ही क्यों रहा है? आप उसके बगल में इतनी बड़ी लकीर, मतलब मेरा कहने का वही है कि ऑप्शन अगर प्राइवेट स्कूल बने इसीलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में बेहतर चीजें नहीं थी। सही बात है, सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तब तो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। टीचर्स की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिस स्कूल का रिजल्ट खराब हो रहा है उस टीचर्स का सैलरी बंद होना चाहिए। एक्चुअली इतनी कंफर्ट जोन में है, आप कितनी भी फैसिलिटी दे, लेकिन अगर आप पढ़ाने की नीयत होगे, या फिर देखिए उसी स्कूल सर ने कहा
कि कुछ स्कूलों में पढ़ाई अच्छी है, पूरे इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन किसी एक दो विद्यालय का नाम सोच के बताना पड़ रहा है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। हाँ। जिस स्कूल, उसी स्कूल की स्थिति अच्छी है जिसका प्रिंसिपल अच्छे नियत का इंसान है। बिल्कुल वो अपने विद्यालय में अपने पॉकेट से पैसा लगा करके चीजों को बेहतर कर रहा है, उसमें प्लांटेशन कर रहा है। मेरे परिचय में भी ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन वो एक आध दो लोगों की बात है। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्कूल्स? तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और एक ऐसा सिस्टम बैठाना चाहिए जो इनकी मॉनिटरिंग करे कि ये प्रॉपर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कितने चैप्टर्स हुए, उनका प्रॉपर उसका टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, बच्चा हर कितने मार्क्स आ रहा है, PT1 में कितने मार्क्स लेके आ रहा है, हाफ ईयरली में कितने मार्क्स लेके आ रहा है, इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो चीजों को बेहतर करना चाहें तो लोग कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो फिर हम प्राइवेट स्कूल में बात करके हमें कोई लाभ नहीं है। प्राइवेट स्कूल कितना भी बढ़े, हम वही बात है, बहुत पुरानी कहावत है कि अपनी एनर्जी हमें किसी लाइन को मिटाने में नहीं खर्च करनी चाहिए, उसे छोटी करनी है। तो आप उसके बगल में एक बहुत बड़ी लाइन खींच दीजिए, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो आप अपने क्वालिटी को, अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर कर दें कि लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव ही मत करें ना। अगर गवर्नमेंट स्कूल में हमें बहुत अच्छे क्लासेस मिलेंगे, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत अच्छा टीचर मिलेगा, बहुत अच्छे लैब मिलेंगे, बहुत अच्छा केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब अगर बहुत अच्छा होगा, क्यों जाएगा वो प्राइवेट स्कूल की तरफ? स्पोर्ट्स अच्छा होगा, फिजिकल एजुकेशन का टीचर होगा, उसमें एक्टिविटी का टीचर इसका एक होगा। और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, और आलोक जी मैं आपसे भी उसी के बारे में पूछना चाहता हूं अब कि आपने केंद्रीय विद्यालय, उससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता कुछ भी। अगर माँ बाप को अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने का मौका मिले, वो प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ देते हैं, तुरंत केंद्रीय विद्यालय की तरफ बढ़ जाते हैं। उनको पता है कि सुविधाएं प्राइवेट स्कूल जैसी मिलेंगी, फीस सस्ती होगी, सब कुछ बेहतर रहेगा। तो ये चीजें जो केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है, वो चीजें प्राइमरी स्कूलों में क्यों नहीं है? आलोक जी। नहीं, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय का सिस्टम बहुत अच्छा है, शुरू से अच्छा रहा है। तो केंद्रीय विद्यालय में नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी व्यवस्था पहले से अच्छी थी और अभी है, और उन्होंने मेंटेन किया है। जहां तक प्राइमरी विद्यालयों की बात आप कर रहे हैं, जो आज का मेन विषय है, आज हमारे धीरे विद्यालयों में चेंज आ रहा है। अब शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने लगे हैं। हम सभी शिक्षकों के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, ये ठीक है, हर जगह कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो, आप तो कह रहे हैं सबके बारे में नहीं कर सकता, मैंने तो किसी भी शिक्षक के बारे में अभी तक कमेंट नहीं किया। नहीं, हम देखिए, शिक्षक जो है हमारे पर तो सवाल अभी तक उठाया ही नहीं किसी ने भी। नहीं, विद्यालय को जो असली, जहां से ग्राउंड लेवल फर्स्ट बात है, जो जैसे लोगों ने कहा कि क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पा रही, उनके मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। ये बताइए, मॉनिटरिंग करने से क्या शिक्षा वो लोग सुधर जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे? वो स्वयं अपने को सोच रहे हैं वर्तमान में, वो स्वयं अपने बदलाव ला रहे हैं। विगत 2 वर्षों में शिक्षकों ने काफी बदलाव लाया अपने लिए, और वो विद्यालय में उपस्थित भी हो रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और बच्चों को आगे के लिए एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास भी कर रहे हैं कि बच्चा जब 5th क्लास तक मुफ्त विद्यालय से निकले, किसी अच्छे कॉलेजों के स्कूलों में उनका एडमिशन। इसलिए शिक्षक जो है हमारी मेहनत भी कर रहे हैं, और मेहनत करने के अलावा बच्चों को एक नई नई चीजों को सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो फिर ड्रॉप आउट क्यों बढ़ रहा है? कि उसी प्राइमरी स्कूल में, उसी सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या घट रही है, उसी के बराबर में एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें संख्या बढ़ रही है, उसमें बच्चे कहां से आ रहे हैं? 5 लाख नए बच्चों का नामांकन कराया है। 5 लाख बताइए ना कि इस दौरान कितने बच्चे ने जन्म लिया? नहीं, हमने तो, और ड्रॉप आउट का परसेंटेज हमारा 18 से घट के तो आ गया 3-4 से। तो संख्या कितनी बड़ी बच्चों की, ये भी तो बताइए ना आप। नहीं, उसमें तो विद्यालय भी तो खुले हमारे, तो प्राइमरी विद्यालय नए खुले। और पहले एक गांव में एक विद्यालय हुआ करता था, आज के गांव में 2-2 विद्यालय की स्थिति आ गई है। पता नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा कहीं भी कि किसी गांव में 2-2 विद्यालय। मेरी जानकारी में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2-2 सरकारी विद्यालय हों। बड़े गांव है, 2-3 पूरा में है, 2-3 मदरे में है, वहां पे मैं बड़े बड़े गांव की भी बात कर रहा हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वहां 2-2 स्कूल है क्या है सरकारी प्राइमरी। अगर संख्या बढ़ रही है तो विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए, बात नहीं।
अगर संख्या बढ़ रही होती तो फिर मर्जर की स्कीम नहीं ला रहे होते आप। मर्डर कहाँ है वर्तमान में? मर्डर की कोई स्थिति है? कोई मर्डर की स्थिति नहीं है वर्तमान। आप बताइए ना, कितना कितने 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 हजार स्कूलों को आपने मर्ज किया अभी, बताइए आप। कहाँ किए? नहीं किए। अब ऐसा मत कीजिए, देखिए अभी थोड़ी देर आपने डिबेट की शुरुआत में स्वीकारा और आपने कहा कि 50 बच्चे जिसमें कम थे वो हमने मर्ज किए, जहां बाढ़ आ रही थी वो हमने मर्ज किया। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई स्कीम नहीं आया। इतनी जल्दी मत बदलिए ना आलोक जी प्लीज। नहीं भाई साहब, वे उन विद्यालयों की स्थिति जहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, उनको बच्चों को बुलाया गया था कि चलते हुए विद्यालयों कहीं नहीं। जब आदमी आप भी आलोक जी एक बार कुछ और कहते हैं, दूसरी बार फिर कुछ और कहने लगते हैं, फिर उसी कहानी पर लौट आते हैं। नहीं, आप शब्दों में जाइए बस। सीधे सीधे हमने उन्हीं विद्यालयों को, नजदीकी विद्यालयों से जोड़ने का प्रयास किया जहाँ बच्चे 2-3 महीने तक नहीं जा पाते थे। कहीं कहीं स्थिति 6-6 महीने की हुआ करती थी। उन विद्यालयों को हम लोग जोड़े। चलते विद्यालय जी तो एक और आरोप लगा रहे हैं ना आप पर। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खुद 25-30 स्कूल है प्राइवेट। अब नगीना जी इसी जनपद के हैं, मुख्यमंत्री के जनपद में निवास करते हैं। महाराज जी के विद्यालय आज से नहीं, विद्यालयों की स्थापना आदित्यनाथ जी के पहले उनके गुरु अयोध्या जी महाराज ने किया, उनके दिव्यनाथ जी महाराज ने किया। आज से नहीं, 1950 से विद्यालय की स्थापना वो कर रहे हैं। उस विद्यालय की स्थापना में उन्होंने सहयोग दिया। एमपी इंटर कॉलेज एक शिक्षा परिषद की स्थापना किया और उसके बाद कि आज के इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तो उसकी स्थापना हुई मुख्यमंत्री काल में। तो प्राइमरी विद्यालय। एक और बात बताइए ना, खैर छोड़िए इस मुद्दे को, एक और बात बताइए आप। स्कूल चलो अभियान का प्रथम चरण, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के दाखिले कराने, उनकी उपस्थिति को 100% दर्ज कराना, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल की तरफ लेकर आना। उसके बाद अब शुरू हुआ है स्कूल चलो अभियान 2, इसका दूसरा चरण, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक को रखा गया है, जिसमें बच्चों की 100% प्रेजेंटेशन को दर्ज कराना, साथ ही ड्रॉप आउट बच्चों को वापस शिक्षा की धारा से जोड़ना, इन सारी चीजों के उद्देश्य को रखा गया है। पूरा कर पाएंगे? और क्या पहले चरण में आप 100% कर पाए? जो अब दूसरा चरण शुरू हुआ तो उस पर यकीन कैसे? हमने कोशिश हमने की। जरूरी नहीं है कि पहले चरण हम 100% अपने कार्य में पूर्ण हो जाए। जो भी बच्चे थे जो 10-5% बच गए किसी कारणों से, कोई बच्चे उस वक्त नहीं इंटरेस्ट लिए होंगे या किसी परिस्थितियां रही होगी, विद्यालय नहीं जाना चाह रहे होंगे, उनको हम एक बार फिर पुनः सेकंड फेज में फिर उनको अपने विद्यालय में लाने का प्रयास हमारे शिक्षक करता है। ये मुख्यमंत्री ने आज एक और बात कही कि स्कूल के शिक्षकों को 15 दिन और मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि वो 15 दिन घर घर जाएंगे, बच्चों के माँ बाप को मनाएंगे और उनके बच्चों के एडमिशन लेकर आएंगे। मनाएंगे नहीं, उनको बताएंगे, शिक्षा के महत्व के बारे में बताएंगे। मनाना शब्द नहीं होगा, उनको बताएंगे यहाँ का बच्चा जब विद्यालय जाएगा पढ़ेगा। तो ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और उनको मना कर लाएंगे कि नहीं इधर वाले में लेकर आओ। महाराज जी ने आज नारा दिया था, पढ़ेगा बच्चा तभी बढ़ेगा प्रदेश के ग्रोथ के लिए बच्चों का पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब बच्चा हमारा पढ़ेगा वही तो देश का भविष्य है। इस नाते जो भी बच्चे थे उनको ले का ये सेकंड फेज है। ऐसा कोई नहीं है कि वो पीछे ना गए फिर से दोबारा 15 दिन शिक्षकों को विद्यालय से उस समय निकाल के उन बच्चों तक जाना जो किस परिस्थितियों में रह गए। एक चीज और याद दिला दूं मैं आलोक जी, आपको भी याद आ जाएगी शायद। जब हम पढ़ते थे अपने स्कूल में तो हमारा स्कूल भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत आलिशान और बहुत हाई फाई हो, गांव के मोंटेसरी स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारे स्कूल के टीचर भी घर घर जाते थे यही 1 तारीख से 15 तारीख के बीच एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अब मैं देखता हूं कि हमारे जो गांव के आसपास और बाकी प्राइवेट स्कूल खुले हैं, उनमें से किसी स्कूल के किसी मैनेजमेंट को, किसी टीचर को मैंने किसी बच्चे के घर जाते हुए नहीं देखा है। बल्कि माँ बाप बात करते हैं कि अरे यार उस स्कूल में एडमिशन कैसे होगा, बच्चे का एडमिशन कराना है। तो स्कूल की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है ना। अगर बेहतर गुणवत्ता है, बेहतर सुविधाएं हैं तो घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर घर जाकर अपना डिटर्जेंट पाउडर वही बेचते हैं जिनकी कंपनी में और जिनके प्रोडक्ट में दम नहीं होता, वरना तो बड़ी कंपनियां तो टीवी पर दिखाकर बेच रही हैं। ये बात तो आपने कोई प्रोडक्ट नहीं है कि अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। हर व्यक्ति
हाँ बताइए सानी जी, आप बताइए बड़े भाई आप। हाँ बताइए अजय जी। देखिए एक बात तो आपने सही, एक नहीं, बात आपने इसमें सही कहा क्या है, ये बात आपने कि बिल्कुल अगर बेहतर सही कही है विश्वास कि घर घर जाकर के बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कोई एक गांव का विद्यालय है, वहां से टॉपर निकल गया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकल गया, तो बेहतर स्थान ऑब्वियसली अगर बात है नहीं सारे स्कूल, ठीक है, सारे गार्जियंस उसी विद्यालय में अपने बच्चे को एडमिशन कराएंगे। तो बात वही है, कुल ठीक मिलाकर के है। अपने गुणवत्ता पे ध्यान देने की जरूरत है। और जब तक हम गुणवत्ता पे बात नहीं करेंगे कि उसकी गुणवत्ता को कैसे और बेहतर किया जाए, तब तक चीजें बहुत बेहतर नहीं हो सकती। मिड डे मील और बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। चीजों को, एजुकेशन सिस्टम को अच्छी करने की जरूरत है, फैसिलिटीज बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों को स्टडी से रिलेटेड चीज, जो कंटेंट है, जैसे लैब्स हो गए, उनको मैथ्स लैब हो गया, फिजिक्स लैब हो गया, केमिस्ट्री लैब हो गया, तो ये सब लैब्स की जरूरत है। कंप्यूटर लैब हो गया, एआई का जमाना है, एआई टेक्नोलॉजी वहां लेके जाएं, वो पढ़ाएं। तो बच्चों को वहां की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है, और सबसे जो है जवाबदेही तय करने की जरूरत है। जितने प्रिंसिपल्स हैं विद्यालय के, अगर उनका रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं जा रहा है तो उनकी जरूर उसकी अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है। अगर एक प्रिंसिपल चाह ले, अगर कुछ प्रिंसिपल के चाहने से, आप जैसे आलोक जी ने बताया कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके विद्यालय बहुत बेहतर हो गया, मॉडल स्कूल हो गया, तो वहां के प्रिंसिपल के चाहने, प्रबंधन जब अच्छा होगा, मुखिया जब अच्छा होता है, तो चीजें बेहतर होती हैं। तो हम जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। अगर वहां का रिजल्ट खराब जा रहा है, उनका वेतन रोकें, उनके टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करें। तो ये सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल, करें तो क्योंकि नो देखिए डाउट, एक समय कम है और एक और सवाल मेरा रह रहा है आलोक जी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर जो है बच्चों को किताबें दी जाए, समय पर यूनिफॉर्म दी जाए, लेकिन तमाम खबरें हमने ऐसी देखी हैं, बहराइच से हमने खुद खबर चलाई है, कई बार ऐसी खबरें देखी हैं जहां जो बच्चों को किताबें दी जानी चाहिए थी वो कबाड़ी के यहां मिली। कई खबरें ऐसी देखी हैं हमने, इन पर भी तो लगाम लगे। नहीं ठीक है, आपने खबर चलाई है तो सच्चाई होगी तभी चलाई, उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ। जरूरी कहीं कहीं एक आध दो विद्यालय प्रदेश कैसे होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो 100 विद्यालय नहीं थे महाराज, ट्रक के ट्रक जाकर कबाड़ी के यहां खड़े थे, तो एक दो स्कूल का नहीं था मामला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मामला था। खैर, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आलोक जी आपका भी शुक्रिया, सुनीता जी आपका भी, नगीना जी आपका भी, और साथी अजय जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि स्कूल चलो अभियान 1 क्या पूर्ण रूप से सफल रहा, और क्या दूसरा चरण उसी तरह से जमीन पर उतर पाएगा, या उतना इफेक्टिव हो पाएगा जितना आप और हम सोच रहे हैं, या जितना मुख्यमंत्री जी के भाषण में था। और सवाल यह भी कि आखिर स्कूलों की गुणवत्ता, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर कैसे हो, सरकार उस पर जोर कैसे देंगी। क्या कभी किसी अधिकारी का बच्चा किसी मजदूर के बच्चे के साथ उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हुआ मिलेगा? क्या किसी मंत्री का बच्चा उन्हीं प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाता हुआ मिलेगा और स्कॉलरशिप के लिए लड़ता हुआ मिलेगा क्या? और जिस दिन मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि प्राइमरी स्कूल और सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं बेहतर हो गई हैं। खैर, आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।